गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का क्लास में लर्निंग एंड टीचिंग से यूनिट 1 से शिक्षा मनोविज्ञान का लूंगा। शिक्षा तो मैं फर्स्ट सेम में बहुत कुछ उसके बारे में बता चुका हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में पहले बताऊं, फिर शिक्षा में जाऊंगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ मनोविज्ञान को थोड़ा सा परिभाषित कर दूं। मनोविज्ञान क्या है? ठीक है, मनोविज्ञान बहुत सारे शिक्षाविदों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है, मगर एक मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है पहले हम इसे जान लेते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान इंग्लिश साइकोलॉजी से बना है। साइकोलॉजी से बना है और साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। साइक प्लस लोगो। ठीक है, साइक का अर्थ होता है सोल। साइक का अर्थ होता है सोल यानी आत्मा, और लोगो का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। यानी हम कह सकते हैं साइकोलॉजी यानी आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। साइकोलॉजी का इंग्लिश, मनोविज्ञान का इंग्लिश साइकोलॉजी। आज साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना, साइक प्लस लोगो। साइक का अर्थ होता है आत्मा, सोल, प्लस अध्ययन, लोगो का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। यानी आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी विचारधारा या परिभाषा ये 16वीं सदी तक मानी थी। यानी 16वीं सदी तक माना जाता था कि साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद 17वीं सदी में थोड़ा सा बदलाव आया। लोगों ने माना, यानी शिक्षाविदों या शिक्षा शास्त्रियों ने माना साइकोलॉजी क्या है? मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी मन का विज्ञान है। धीरे धीरे इसमें अपने अपने विचारधाराओं के अनुसार इसकी परिभाषाएं बदलती गई। 19वीं सदी में इसे माना गया चेतना का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान क्या है? 19वीं सदी में माना गया चेतना का विज्ञान, 17वीं में माना गया मन का विज्ञान, और 16वीं सदी में इसे कहा गया था आत्मा का विज्ञान या अध्ययन। ये साइकोलॉजी सबसे बना है, जिसका दो शब्दों से बना हुआ है, साइक प्लस लोगो, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी सबसे बना है और साइक प्लस लोगो का आत्मा का अध्ययन होता है। ठीक है, धीरे धीरे उसे विचारधाराएं बदली और परिभाषाएं भी काफी बदल चुका है, और मैं उसको आपको अभी धीरे से आगे बताता हूं। सबसे पहले इसमें एक छोटा सा जैसे समझ लीजिए जनरल नॉलेज या फिर बीएड या टेट में छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, 1879 में प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना किया। साइकोलॉजी प्रयोगशाला का स्थापना 1879 में विलियम हुंट द्वारा किया गया था। विलियम हुंट द्वारा किया गया था। यह पहला प्रयोगशाला था जो मनोविज्ञान का प्रयोगशाला था। इससे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ाया जाता था या रखा जाता था। इसको अलग कर 1879 में पहला प्रयोगशाला खोला गया, और वो किसने खोला? विलियम हंट ने। यानी विलियम हंट द्वारा मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला 1879 में ओपन किया गया और इसको अलग से पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे बदलाव आए और बहुत सारी परिभाषाएं, मैं आपको बाद में वो पूरा समझाऊंगा। अभी पहले थोड़ा सा ये समझ ले कि मनोविज्ञान में क्या क्या आता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीज आते हैं: संवेदन, अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, चिंतन। ठीक है, ये सब मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। यानी मनोविज्ञान में हम इन टॉपिक या इन विषयों का
अध्ययन करते हैं या इनका स्टडी करते हैं। ये मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगर अब थोड़ा सा एक परिभाषा छोटा सा ले लिया जाए कि मनोविज्ञान क्या है, तो हम छोटा सा एक परिभाषा लिख सकते हैं। प्राणी के व्यवहार में हुए परिवर्तन का क्रमबद्ध अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। यानी हम अगर छोटा सा परिभाषा एक दे, यानी सारा जो शिक्षाविदों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं का अगर निचोड़ निकाला जाए तो उसमें एक ही तथ्य सामने आता है, व्यवहार में हुए परिवर्तन। सब में बहुत सारे कॉमन चीज है, लेकिन एक चीज कॉमन दिखता है, व्यवहार में हुए परिवर्तन। यानी प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है उसी का जो हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वो क्या हो गया, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अपनी अपनी विचारधाराएं, अपनी अपनी परिभाषाएं हैं जो शिक्षाविदों ने प्रस्तुत की है, मगर उन सब का निचोड़ एक ही निकलता है। अगर हम एक शब्द में कहें तो प्राणी के व्यवहार में हुए परिवर्तन का क्रमबद्ध अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये हो गया मनोविज्ञान का छोटा सा परिभाषा। ठीक है, और आगे मैं और भी जो शिक्षाविद है उनकी परिभाषा मैं बताऊंगा। अभी टाइम कम होने के चलते या वीडियो आपका लंबा ना बने, इसीलिए मैंने ये पहले से लिख रखा है ताकि बहुत लंबा वीडियो ना जाए और कम समय में मैं आपको ज्यादा कुछ बता सकूं। चलिए, अब ये संवेदन, अवधान, प्रत्यक्षण और अधिगम, स्मृति और चिंतन जो मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है, यानी जो इनका स्टडी एरिया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। हाँ, संवेदन मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में कर देता हूँ क्योंकि बहुत को शायद हिंदी का ये बहुत वर्ड समझ में अच्छे से नहीं है, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में इसको कर देता हूँ। संवेदन, सेंसेशन, अवधान, अटेंशन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, अधिगम, लर्निंग, स्मृति, मेमोरी, चिंतन, थिंकिंग। अब शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। संवेदन यानी सेंसेशन, सेंस, अवधान, अटेंशन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, अधिगम, लर्निंग, स्मृति, मेमोरी, चिंतन, थिंकिंग। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, मनोविज्ञान इसी के अंतर्गत काम करता है। और भी आगे है, मैं आपको जो अभी कुछ मुख्य पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। संवेदन यानी सेंस। हम लोग जब भी सेंस की बात करते हैं तो प्रत्येक प्राणी में अलग अलग सेंस होता है। अगर जीवों की बात करें या मनुष्य की बात करें, मनुष्य में 5 ज्ञान इंद्रियां मानी जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, छूने का अनुभव कर सकते हैं, किसी को छूने का अनुभव कर सकते हैं, सुगंध का अनुभव कर सकते हैं, है ना, सुगंध का अनुभव कर सकते हैं, किसी के बातों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये सब कौन काम करता है, हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा। ठीक है, यानी हमारा सेंस काम करता है। और इन 5 ज्ञान इंद्रियों के अलावा भी मनुष्य में और भी ज्ञान इंद्रियाएं यानी क्षमताएं होती है, लेकिन उन क्षमताओं को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मनोविज्ञान की। उन क्षमताओं को सामने लाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, मनोविज्ञान का। अगर मनोविज्ञान
काम ना करे तो हमारी और भी क्षमताएं जो अंदर है, और भी हमारे अंदर जो शक्तियां है, हम उसे पहचान नहीं सकते। यानी मनोविज्ञान हमारे ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा जो हमारे शरीर में और भी क्षमताएं हैं, उनसे हमें क्या करवाता है, हमें उसके बारे में ज्ञान दिलवाता है कि आपके अंदर ये क्षमता विद्यमान है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा, अवधान, अटेंशन। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बहुत लोग, आप लोग कोई स्कूल में पढ़ाते होंगे या ट्यूशन पढ़ाते होंगे या बच्चों को पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो आप देखे होंगे प्रत्येक बालक से भिन्न होता है। ठीक है, वो अपने स्थान में बैठा हुआ अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ करता रहता है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा हो। ठीक है, जिसका जिनमें इंटरेस्ट होता है वो काम को करता है। आप जैसे ही आप क्लास में जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो उनका जो अवधान होता है वो बदल जाता है। ठीक है, अगर आप मैथ के टीचर हैं तो कुछ बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके अटेंशन मोड पे आकर आपको सुनेंगे। कुछ बच्चे आपको हल्का सुनेंगे, कुछ बच्चे एकदम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, कुछ साइंस के बातों को अच्छे से सुनेंगे, कुछ हिस्ट्री अच्छे से सुनेंगे। ऐसे ही क्या होता है, बच्चों में भिन्नता पाई जाती है, यानी अवधान अलग अलग पाया जाता है, अटेंशन बच्चों में अलग अलग पाया जाता है। और ये भी हम किससे पता कर सकते हैं, मनोविज्ञान से। यानी मनोविज्ञान हमें बच्चाओं को, बालकों के अवधान के बारे में जानने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा सहयोगी है जिससे हम उनके अवधान को समझकर अपने शिक्षा या अपने शैली में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रत्यक्षण, परसेप्शन, इसमें क्या होता है, हम आज तक जो भी अपने ज्ञान इंद्रियों से, अपने वातावरण से जो सीखे हैं, उनको संगठित करना होता है। यानी हम तो बहुत कुछ सीख लिए, लेकिन क्या है, मेरे पास एंड ऑफ द डे कुछ नहीं है, यानी मेरे मेमोरी में कुछ है नहीं। जो मेरे साथ मैंने वातावरण से सीखा वो लैप एकदम पूरा लैक हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं। परसेप्शन क्या होता है, जो मैंने वातावरण से ग्रहण किया उसे संगठित करके रखना होता है, संगठित कर रखना होता है। और ये संगठित करने में मदद कौन करता है, मनोविज्ञान। ठीक है, अधिगम, लर्निंग। देखिए, शिक्षा की बात तो हो ही रही है, शिक्षा मनोविज्ञान, मैं इसको पाठ करके बता रहा हूँ मनोविज्ञान। यहाँ पर फिर भी अधिगम आ गया, यानी लर्निंग। ये इससे डायरेक्ट जुड़ता हुआ यहाँ आपको दिख रहा है। लर्निंग में भी मनोविज्ञान का अपना रोल होता है। ठीक है, प्रत्येक बालक, जैसा मैं पहले बताया, अलग अलग भिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनकी बुद्धि अलग होती है, उनका कार्यशैली अलग होता है। ठीक है, ऐसे में अधिगम भी प्रभावित होता है। और अधिगम प्रभावित ना हो, इसके लिए कौन काम करता है, मनोविज्ञान। अगर हम मनोविज्ञान के सहारे बच्चे की मानसिकता को समझ रहे हैं या फिर जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके अधिगम को हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं। यानी उनकी पढ़ाई को और ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। स्मृति, मेमोरी देखिए, छोटा सा एक एग्जांपल, हम लोगों ने बहुत सारे बुक पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत सारे वेद ग्रंथ पढ़े हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो बहुत ऐसे वर्ड में लिखे होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आता। वेदों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ स्मृतियां होती है। मैं मनुस्मृति की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी स्मृतियां हैं जो बहुत शिक्षाविदों ने या फिर बहुत रचनाकारों ने अपनी रचना में लिखा है। ठीक है, तो उस रचना को पढ़कर हमें समझ आता है कि जो रचनाकार थे उनका किस पर ज्यादा इंटरेस्ट था, किस विषय पे ज्यादा फोकस था। उस रचना में उस विषय पर ज्यादा आपको लिखा हुआ मिलेगा। और कभी कभी तो हम लोग पढ़ते हुए भी उसी चीज को, कुछ चीजों को जिसपे हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उसी को ढूंढते हैं कि इस रचना में हमें ये क्यों नहीं मिल रहा, और मिल रहा तो हम उसे ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। ये भी क्या है, इसका भी अध्ययन हमें कहाँ से होता है, मनोविज्ञान से। यानी स्मृतियों को पढ़ना या लिखना आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आप जिस विषय में इंटरेस्टेड है, आप रचना तो पूरी एक
लेख लिख रहे हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट क्या होता है उसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए आप रचना में उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं और उसको बहुत अच्छे से आप सजाकर एक रूप देने की कोशिश करते हैं। ये भी क्या है, मनोविज्ञान, चिंतन, थिंकिंग। अब देखिए, थिंकिंग का सीधा संबंध दिमाग से है, यानी मस्तिष्क से है, और मनोविज्ञान का भी संबंध सीधा मस्तिष्क से है। हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे करते हैं, सब काम कौन करता है, हमारा मस्तिष्क। और मस्तिष्क को पढ़ने का काम कौन करता है, मनोविज्ञान। यानी ये सारा जो आपने देखा, संवेदन, अवधान, प्रत्यक्ष, अधिगम, स्मृति, चिंतन, ये सारा किसके अंतर्गत आता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड टीचिंग। और भी बहुत कुछ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपके लिए समझने के लिए आपको जरूरत है, बस मैं उतना ही पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ वीडियो को बड़ा, ठीक है। तो ये इतना किसके अंतर्गत आता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। हम मनोविज्ञान में ये सब आराम से देख सकते हैं। चलिए, इतना समझ गए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कुछ शिक्षाविदों ने अपनी अपनी परिभाषाएं मनोविज्ञान में अलग अलग दी, और मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है बीएड का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो या जेटेट का एग्जाम हो, किसी में भी कोई भी एक ऐसा परिभाषा या उनका थिंकिंग जो होता है वो दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किनके द्वारा बोला गया है, ठीक है, ये किसकी विचारधारा है। तो मैं आपको कुछ मुख्य शिक्षाविदों की जो विचारधारा है, जो परिभाषाएं है मनोविज्ञान का, मैं लिख देता हूँ, आप उसे नोट कर लेंगे। वुडवर्थ, व्यक्तियों की क्रिया का अध्ययन मनोविज्ञान है। व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान, ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा। वुडवर्थ ने कहा है व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। नेक्स्ट शब्द है स्किनर। हमेशा वुडवर्थ, स्किनर, इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं वही आपको बता रहा हूं जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। स्किनर व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। स्किनर ने कहा व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मन, MUNN, मन। मनोविज्ञान का संबंध
मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, ये किसने कहा है? मन ने कहा है मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार का जो वैज्ञानिक खोज है वो ही मनोविज्ञान, ये किसने कहा है? मन ने कहा। पूर्वक ने क्या कहा? व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन, मतलब व्यक्ति जो अपनी क्रियाएं करती है या करता है उसका अध्ययन ही मनोविज्ञान है। स्किनर, ये भी क्या है? व्यवहार एवं अनुभव का अध्ययन मनोविज्ञान है। यानी हमारे व्यवहार और जो हमारे अनुभव होता है उसी का अध्ययन मनोविज्ञान है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा बदल जाइएगा और वो विचारधारा अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है किस शिक्षाविद ने क्या कहा है। ठीक है, हल्का सा सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसको बारीकी से ध्यान रखिएगा। और भी है, मैं आपको जगह नहीं है, इसे हटाकर मैं और लिखता हूँ। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान है। मानव व्यवहार और उसके जो संबंधों का अध्ययन है वो क्या है? मनोविज्ञान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नोट नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैरिक ने कहा है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स मनोविज्ञान चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का व्याख्या करता है। विलियम जेम्स ने कहा है मनोविज्ञान चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का व्याख्या करता है। ठीक है, मैं बस उतना ही आपको लिखवाया हूं जितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन को
मानव या मनोविज्ञान कहा है। गैरिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का व्याख्या करने वाला विज्ञान कहा है। और मन ने कहा है मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, यानी जीव में जो व्यवहार में जो वैज्ञानिक खोज किया जाता है वो मनोविज्ञान है। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान का यूनिट 1 से लर्निंग एंड टीचिंग से था और मैं इसको पाठ करके अभी बताया हूँ, मनोविज्ञान से बताया हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और सबसे पहले अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, जो आज मैंने बताया इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।